वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये आया कब था? तो ये आया था 12 नवंबर 2020 को। इसमें एक इसी की जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, ATMAN MP@23। अब इसमें आत्मन जो है इसका फुल फॉर्म है, ये पूछ सकते हैं कि ए क्या है, टी क्या है, एम या फिर एन क्या है। तो ए से है एस्पिरेशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एम से मिशन, ए से एक्शन और एन से नीति है। ठीक है, ऐसे मिलके बनाइए आत्मन MP@23। अच्छा, ये जो है इसमें 4 पिलर होते हैं। क्या कौन कौन से? तो भौतिक अधोसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन, गुड गवर्नेंस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके भी सब पार्ट हैं, तो हम एक एक करके हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप हेतु, ये पूरा रोड मैप है, रोड मैप हेतु इन चारों स्तंभों पर क्रमशः 7, 8, 10 और 11 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग एवं अन्य विषय विशेषज्ञों, कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर विचार मंथन किया और सुझाव प्राप्त किए। कुल मिला के चर्चा परिचर्चा हुई। फिर इसमें कुछ टारगेट डिसाइड किया गया, लक्ष्य या संकल्पना, क्या कि मध्य प्रदेश को अगले 3 सालों में 2023 तक, ये बात कब हुई थी? ये हुई थी 12 नवंबर 2020 को, तो उससे अगले 3 साल 2023 है ना। तो कब तक? अगले 3 सालों तक आत्मनिर्भर, फुल्ली इंडिपेंडेंट बना देंगे एमपी को, है ना, ये उनका लक्ष्य था। फिर 25 अगस्त 2020 को ही मंत्री समूह द्वारा कैबिनेट के समक्ष 4 विषयों पर अनुशंसाएं पेश की गईं। ये अनुशंसाएं या फिर सिफारिशें संबंधित नोडल विभाग से साझा की गईं। फिर 4 सितंबर 2020 को ऐसी सिफारिशें जिन पर अगले 30 दिनों में काम शुरू हो सकता है, उन ऐसी सिफारिशों को मुख्य सचिव के सामने पेश किया गया। चर्चा परिचर्चा को सुगम बनाने हेतु 4 विषयों को उप समूहों में सब सब्जेक्ट्स में बांट दिया गया। ठीक है, तो हमारे 4 सब्जेक्ट के नाम क्या थे? तो भौतिक अधोसंरचना था, तो इसको 6 में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? पहला सड़क अधोसंरचना, ठीक है, रोड इंफ्रा, फिर बाद में यात्रा और पर्यटन, फिर नगरीय विकास एवं आवास, फिर जल, ऊर्जा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक। फिर आया सेकंड नंबर पे था सुशासन, गुड गवर्नेंस। तो ये भी बटा 4 भागों में, लोक सेवाओं का प्रदाय, ई गवर्नेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्ट 1। सेकंड पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी और सरकारी खरीद, इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, और फिर तीसरा था विनियमों का अद्यतन एवं सरलीकरण, अधिनियम, नियम, दिशा निर्देश, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात। ठीक है, फिर शिकायत निवारण और मानव संसाधन प्रबंधन। ये हो गया 4 हिस्से सुशासन के। फिर आया स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इसको भी 4 में बांटा था। कौन कौन सा? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा। फिर आया अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इसको बांटा 4 में। पहला कौन सा? कृषि एवं संबंधित सेक्टर। फिर सेकेंड वन इज उद्योग एवं कौशल विकास, है ना, इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर थर्ड वन इज प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। और फोर्थ वन इज व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे कि इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। भौतिक अधोसंरचना, इसके अंदर पहला हिस्सा क्या था? सड़क अधोसंरचना, है ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 वर्षों का रोड मैप, गतिविधियां, 2023 तक का जो टारगेट रखा गया, वो सब हम इन सब में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या इसमें बोली गई कि फ्लैगशिप परियोजनाओं का फास्ट ट्रैक विकास हो। और ये कब का प्लान था? 60 महीने के अंदर अंदर ऐसा करो। चंबल प्रोग्रेस वे, इन परियोजनाओं हेतु वन भूमि एवं खनिज आदि स्वीकृतियों पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। MPRDC, क्या है ये MPRDC? मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का विकास किया गया। ठीक है, ये बात की गई। फिर सेकंड क्या बोला गया इसी में? 200 सड़कों का साइंटिफिक ट्रैफिक सर्वे करवाओ। ठीक है, सड़कों के विकास हेतु बेहतर योजना निर्माण तथा राजस्व को बढ़ाने हेतु ही सर्वे किया जाएगा। ये कब तक का प्लान था? 12 महीने में इतना ये सब करो। फिर तीसरा क्या चीज़ बोली गई कि कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन बोला गया। आगामी 6 माह में मध्य प्रदेश के सभी टोल प्लाजा का कंप्यूटराइजेशन करो और फास्ट टैग के क्रियान्वयन के माध्यम से ऑटोमेशन करो।
ये अगले 6 महीने की प्लानिंग थी। फिर इसे क्या था, तो इसे भारत सरकार से वित्त पोषण प्राप्त था 500 करोड़ रुपए का ऑफ बजट। ठीक है, ये क्या है, तो बजट में घोषित राशि के अलावा भी 500 करोड़ रुपए का ऑफ बजट बाजार ऋण के रूप में लिया जाएगा, इनने ऐसा बताया। ठीक है, तो ये जो उधार है मतलब ऑफ बजट है, ये उधार विधायी जांच के अधीन नहीं आता है और यह बजट से बाहर है। क्या कि दीज बोरोइंग्स आर नॉट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी एंड आर आउटसाइड द बजट। अब इसमें एक और बात क्या कहेगी कि एक उच्च स्तरीय समिति या एक कमेटी का गठन किया जाए, एक बॉडी का गठन किया जाए और 6 महीने के अंदर ही ये काम हो कि क्या अनुबंधों को समय सीमा में पूर्ण करने तथा परियोजना लागत में अधिक वृद्धि को नियंत्रित करने से जुड़े विवादों के निपटारे हेतु एक हाई लेवल की कमेटी या फिर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। फिर क्या बोला, RAMS, इसी को आप राम से आरएम्स पढ़ सकते हो। तो इसकी स्थापना की बात की गई कि सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने तथा तकनीकी आधारित स्थिति का आकलन करने हेतु राम्स रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसी चीज़ों के फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगले 24 महीने का इनका प्लान था कि रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाए, जो क्या करेगा कि सड़कों की प्राथमिकता को डिसाइड करेगा और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो है इस पोजीशन उसका आकलन करके जांच करके बताएगा। ठीक है, और इसे क्या है, इसे ADB से वित्त पोषण प्रस्तावित है। आपको बताना है ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर यात्रा एवं पर्यटन, बफर में सफ़र, ये टर्म्स आ जाती हैं कई बार कि बफर में सफ़र क्या है, किस चीज़ से जुड़ा है, तो हम बताएंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट आता है ना, क्या था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एक और चीज़ है यात्रा एवं पर्यटन। सेकेंड तो हो गया था, देखो फर्स्ट था हमारा क्या था, भौतिक अधोसंरचना, उसके अंदर 6 पार्ट हैं, कौन से, सड़क अधोसंरचना, ठीक है, और दूसरा है हमारा यात्रा पर्यटन। तो पहला तो हमने कवर कर लिया, अब सेकेंड वन में आए हैं यात्रा एवं पर्यटन में। तो इसमें ही वो थीम है बफर में सफ़र, मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना, और क्या कि 2 टाइगर सफारी विकसित करना कान्हा पेंच बांधवगढ़ में, और थीम आधारित सर्किट जो है उनको विकसित करना, डेवलप करना। ये सब कब का था, 30 महीने के अंदर अंदर करो भारत सरकार से मंजूरी लेकर। फिर तो कौन कौन से सर्किटों को मंजूरी मिली, तो अमरकंटक सर्किट बनाया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ओमकार सर्किट, नर्मदा सर्किट परिक्रमा है ना, और रूरल सर्किट और ट्राइबल सर्किट। पर्यटन स्थलों का वैल्यू एडिशन होगा निजी क्षेत्रों एवं निवेशकों को शामिल करके। अनुभव पर्यटन, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, तो रोपवे, संग्रहालय, म्यूजियम है ना, डायमंड टूर, साड़ी बनना और एडवेंचर स्पोर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी पार्क आदि के माध्यम से हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। फिर ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल पर्यटन, होम स्टे आदि को बढ़ावा देना। फिर पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वाले 20,000 सेवा प्रदाताओं को कौशल संवर्धन किया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगी, किनको, सर्विस प्रोवाइडर्स को, है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग का आपको टाइम पीरियड भी बताया गया है इसमें, बट ये मेंस के हिसाब से है, आपको बस इतना जानना चाहिए कि कितनों को, प्री के लिए क्या कि कितनों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कितने सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, तो 20,000। अब आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो कि दिसंबर 2020 तक 100 है ना, 100 सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जनवरी मार्च 2021 तक 400, वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 10,000 सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, और वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 9,500 सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देना इनका लक्ष्य था। फिर थर्ड पॉइंट क्या आया, नगरीय विकास एवं आवास, है ना, ये इसी के अंदर का है, भौतिक अधोसंरचना के अंदर का ही थर्ड पॉइंट है, नगरीय विकास एवं आवास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें कार्यवाही बिंदु जो एक्शन पॉइंट थे उसके अंतर्गत 5 टाइप की रणनीतियां आती हैं। कौन कौन सी, समावेशी शहरी विकास, दूसरा पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास सुनिश्चित करना, तीसरा नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषीय सुधार, चौथा शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, और पांचवा नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना। तो नगरीय विकास एवं आवास का जो फर्स्ट रणनीति थी समावेशी शहरी विकास, इसके अंदर जो पॉइंट आते थे वो हैं खाद्य सुरक्षा और रात्रिकालीन आश्रय आजीविका,
ठीक है। आजीविका के बाद कौशल विकास और स्वरोजगार, फिर शहरी गरीबों के लिए आवास। ये किस में आया? ये आया समावेशी शहरी विकास के अंतर्गत। फिर सेकंड रणनीति क्या थी कि पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास सुनिश्चित करना। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट रखेगा कि जो सीवरेज है, सैनिटेशन को ध्यान रखो, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करो, वायु गुणवत्ता में सुधार लाओ। ठीक है। फिर थर्ड रणनीति क्या थी इनकी? नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषीय सुधार। इसमें क्या कि कानूनी सुधार करो, राजकोषीय सुधार वो तो पॉइंट में दिख गया, और प्रशासनिक सुधार भी होने चाहिए। फिर रणनीति नंबर 4 में क्या बोला गया कि शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार लाओ। कैसे ला सकते हैं? तो ई गवर्नेंस के थ्रू। और क्या कर सकते हैं? जल की आपूर्ति करा सकते हैं, वाटर सप्लाई। ठीक है। फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, जो वर्षा जल है ना, नाला, उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं। फिर सार्वजनिक परिवहन एवं नगरीय यातायात को देखते हुए कुछ ध्यान में कर सकते हैं। और शहर में रोशनी की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। फिर रणनीति नंबर 5 क्या बोला कि नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए। इसमें क्या बोला? इसमें बोला GIS आधारित विकास योजनाएं। ठीक है। और TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और TDR ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स का कार्यान्वयन। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या कि रणनीति नंबर 1 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे 5 रणनीतियों को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो खाद्य सुरक्षा और रात्रिकालीन आश्रय आजीविका के अंदर क्या बोला गया? इनने बोला कि 100 केंद्र दीनदयाल रसोई योजना के तहत, है ना, एवं 135 आश्रयों, रात्रिकालीन आश्रयों का विस्तार और सशक्तिकरण करना। मतलब कि कितनी? दीनदयाल रसोई योजना तो 100, फिर वही केंद्र वाली, फिर बाद में 135 क्या? तो 135 रात्रिकालीन आश्रय, मतलब आश्रय। ठीक है। और आजीविका के अंदर क्या बोला पॉइंट? तो आजीविका के अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं NULM का सभी शहरों तक विस्तार करना। फिर बाद में आया DAY NULM क्या है? तो ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर इसमें क्या बोला कि कब ये शुरू कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 24 सितंबर 2000 कब? 13 में। और इसमें 1.5 लाख रुपए था, और सॉरी 1.5 लाख रुपए नहीं, 1.5 लाख लोगों को, मतलब 1,50,000 गरीब परिवारों को, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG, स्व सहायता समूहों से जोड़ना, और 5 लाख पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिए लोन, मतलब उधार या ऋण देना, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कौशल विकास और स्वरोजगार। इसमें 7 शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर का विकास करने की बात की गई। वो कौन कौन से 7 शहर हैं? अगर यही पूछ लेगा तो नाम होने चाहिए भोपाल, जबलपुर। ये कब तक खोलने की बात की थी? दिसंबर 2020 तक। इंदौर में मार्च 2021 तक। सागर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर में मार्च 2022 तक। तो कौन कौन से हो गए? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर। ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे? इंक्यूबेशन सेंटर। कौन से? स्टार्टअप वाले, है ना, 7 शहरों में, कौशल विकास और स्वरोजगार वाले पॉइंट के अंतर्गत। फिर 1 लाख बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास, है ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगा उनका। शहरी गरीबों के लिए आवास। 378 शहरों में EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कम आय वर्ग के 3 लाख आवासीय घर जो हैं इकाइयों को, है ना, इकाइयों का प्रदाय। 1 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों और औद्योगिक शहरों में जन निजी भागीदारी, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से AHRC के अंतर्गत अतिरिक्त किराए की आवासीय योजना, एडिशनल रेंटल, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिशनल रेंटल हाउसिंग यूनिट, है ना, इन 1 लाख प्लस सिटीज़ में बोला गया ये चीज़। फिर क्या कि 30,000 EWS कम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी की बात की गई। इसके बाद में रणनीति नंबर 2 क्या बोला था कि पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास सुनिश्चित करना। तो इसके अंदर क्या था? पहला पॉइंट सीवरेज। तो सीवरेज में क्या कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या और नर्मदा किनारे के 49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाना तथा दैनिक मॉनिटरिंग के लिए IT सिस्टम की स्थापना करना। फिर आता है सैनिटेशन में क्या कि सभी 378 शहरों के लिए, 378 शहरों के लिए ODF+ का स्टेटस और
इंदौर के लिए वाटर प्लस का स्टेटस। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आगे जाके अभी प्रूव भी हो चुके हैं, तो यही सब फिर फैक्ट बन जाता है, मतलब बाद में करंट बन जाता है। अभी तो इन्हें बात की थी, बाद में वो चीज़ सच भी होने लगी। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या बोला कि सभी 378 शहरों में 100% स्रोत पृथक्कीकरण, मतलब अलग अलग करना है ना, और परिवहन और प्रसंस्करण तथा 75% ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना। मतलब पहले क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ अलग, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, जो कि ई वेस्ट होता है वो अलग, है ना। तो पृथक्करण करना, परिवहन और प्रसंस्करण। उसके बाद में क्या बोला कि 75% जो ठोस अपशिष्ट है उसको रिसाइकल करेंगे, पुनर्चक्रण, है ना। फिर सभी 52 जिलों के, मतलब उस समय की बात थी, तो 52 जिलों के 378 शहरों में जिला मुख्यालयों पर वैज्ञानिक लैंडफिल की स्थापना एवं लीगेसी अपशिष्ट का 100% उपचार करना। फिर वायु गुणवत्ता सुधार, 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 5% तक वायु गुणवत्ता सुधार करना। इंदौर में कब तक का टारगेट था? मार्च 2021 तक का। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में मार्च 2022 तक ऐसा करने का इन्हें सोचा था, वायु गुणवत्ता सुधार करने का। फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में जन निजी भागीदारी PPP से ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन हेतु चरणबद्ध ई बस का संचालन करना। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में मार्च 2022 तक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, और ग्वालियर, उज्जैन में मार्च 2023 तक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की इन्हें बात की थी। फिर दिसंबर 2023 तक सार्वजनिक परिवहन में ई बस का संचालन करना। फिर रणनीति नंबर 3 क्या बोलती है कि लीगल रिफॉर्म्स, कानूनी, वो इसी का पॉइंट है, कानूनी सुधार। तो नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषीय सुधार। तो फर्स्ट देखेंगे कानूनी सुधार में क्या था, नगरीय निकायों के 2 अधिनियमों का एकीकरण एवं आदर्श उपविधि का विकास। फिर कार्य संचालन नियमों, संपत्ति निपटान नियमों, भूमि विकास नियमों में संशोधन करना। कब तक की बात कही गई थी? मार्च 2021 तक। फिर भूमि सुधार नियमों में फायर और लिफ्ट में सुरक्षा एवं सुरक्षा सुविधाओं को जोड़ना। शहर विकास प्राधिकरणों के लिए संपत्ति निपटान जैसे नियमों का संशोधन करना। MIC और PIC की शक्ति, कार्यवाही एवं जिम्मेदारियों से संबंधित नियमों में संशोधन करना। निकायों में संविदा नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन करना। फिर आता है राजकोषीय सुधार। तो राजकोषीय सुधार में क्या बोला गया कि नगरीय निकायों के राजस्व में, रेवेन्यू में अपने स्रोतों से 43% से 60% तक की वृद्धि होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत 2 पॉइंट और बोले गए कि जो संपत्ति कर है उसको संपत्ति के बाजार मूल्य से जोड़ेंगे, मतलब संपत्ति कर को संपत्ति के बाजार मूल्य से जोड़ना, एवं संपत्ति लेन देन को रजिस्ट्री विभाग से जोड़ना। ठीक है। सेवाओं की लागत वसूलने के लिए उपभोक्ता प्रभार का अधिरोपण, और साथ ही साथ नगरीय संस्थाओं, निकायों एवं विकास प्राधिकरणों की जो भी इसमें क्या है कि व्ययन योग्य संपत्ति हैं, जो खर्च वाली है ना, भूमि, भवन, उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था करना, ई प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। जैसे कि पहले क्या होता था कि बीच के बिचौलिए पैसे ले जाते थे, जब सब कुछ ऑनलाइन खरीदोगे बेचोगे तो कोई ऐसी बिचौलिएपन वाली या फिर कोई भी कहीं पे घाटे की बात नहीं आ पाएगी, है ना, सब कुछ सामने होगा, पारदर्शी होगा। फिर जन निजी भागीदारी के माध्यम से विभिन्न VCF वैल्यू कैप्चर फाइनेंस टूल्स के नियम और विनियमन। तो इसके में जो अधिनियम और नियमों की अधिसूचना है। फिर तो VCF क्या होता है? वैल्यू कैप्चर इज अ टाइप ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग दैट रिकवर्स सम और ऑल ऑफ द वैल्यू दैट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स फॉर प्राइवेट लैंड ओनर्स। तो वैल्यू कैप्चर एक प्रकार का सार्वजनिक वित्त पोषण है जो निजी भूमि मालिकों के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे द्वारा उत्पन्न थोड़े या सारे मूल्य की वसूली करता है। अब आता है प्रशासनिक सुधार। तो राष्ट्रीय अभिशासन और शहरी प्रबंधन संस्थान का संचालन। फिर रणनीति नंबर 4, वो रणनीति 3 का ही पॉइंट था, प्रशासनिक सुधार, है ना। रणनीति 4 बोलता है कि शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार। इसके अंदर आता है ई गवर्नेंस। तो सभी 378 शहरों में सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करना। ठीक है। 269 शहरों में GIS आधारित संपत्ति सर्वेक्षण को पूरा करना। किसके पास कितनी संपत्ति है, कहाँ पे किसका मकान है, किसका नहीं है, किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है, ये सब चीज़ें, है ना। और कौन बनवा रहा है घर, किसने बेच दिया, किसको खरीद लिया। फिर भवन निर्माण अनुमति के साथ
टाउन प्लानिंग की ई सेवाओं का एकीकरण, सभी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए ऑनलाइन भूमि उपयोग प्रमाण पत्र और लेआउट अनुमोदन। तुम्हें अगर ये भी देखना है कि तुम्हारा मकान कितना बड़ा है तो वो सब भी मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन। फिर जलापूर्ति आया नेक्स्ट पॉइंट, तो वाटर सप्लाई, 100 पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करना, ये सब इनके टारगेट होते हैं ना। और यही टर्म्स पूछ ली जाती है कि कितने 100, 150 है ना, कितने शहर, 378, 269 है ना, ये सब पूछता है। तो 50 शहरों के लिए ICT सक्षम स्काड, ठीक है, स्काडा क्या है, SCADA, व्हाट इज दिस स्काडा? तो ये है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन प्रणाली को स्थापित करना, ठीक है, कितने शहरों के लिए? 50 शहरों के लिए, ठीक है। तो बाद में क्या आया कि स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज है ना, वर्षा जल नाला ना, तो वो कितनों के लिए? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या के सभी शहर, कौन कौन से हैं भैया 10 लाख से अधिक वाले? जैसे उदाहरण के लिए भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, इन्हीं के लिए बस, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इनके लिए क्या बोला कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसका क्या करो सभी शहरों के लिए, और बाढ़ नियंत्रण और जोनिंग के लिए GIS आधारित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाओ, ठीक है, बना लिया। इसके बाद क्या कि सार्वजनिक परिवहन एवं नगरीय यातायात, तो बस आधारित इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 14 शहरों से 20 शहरों तक विस्तार एवं वाहनों की संख्या को दोगुनी करने का इनका प्लान था। लक्ष्य क्या था कि भोपाल और जबलपुर में ये क्या करेंगे, 900 इंट्रा सिटी बसों का संचालन कर देंगे। कब तक कर देंगे? मार्च 2022 तक, ठीक है। इसके बाद क्या बोला था इन्होंने कि इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं की 100% 100% निविदा कार्यवाही की जाएगी, ठीक है, करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या उनका लक्ष्य था कि दिसंबर 2023 तक प्राथमिकता वाले रूट पर मेट्रो का संचालन शुरू कर देंगे। भोपाल में कहाँ से कहाँ? तो भोपाल में एम्स से मेट्रो कहाँ तक जाएगी? सुभाष नगर तक। और इंदौर में क्या बोला कि गांधीनगर से मुमताज बाग तक, वेरी गुड। फिर शहर में रोशनी व्यवस्था की बात की गई। रोशनी व्यवस्था की बात क्या की गई? एस्को मॉडल के माध्यम से 100 शहरों में LED स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। मार्च 2023 तक का इनका ऐसा टारगेट था। अब ये एस्को मॉडल क्या है? तो एस्को मॉडल ESCO, एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल के माध्यम से ये क्या कितने शहरों में, ये पूछा जाएगा कि ये एस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल, कितने शहरों में? तो 100 शहरों में क्या करेंगे? LED की स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, वेरी गुड। तो कब तक का टारगेट था? मार्च 2023 तक का टारगेट था। फिर रणनीति नंबर 5 आती है कि नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार लाएंगे। GIS आधारित विकास योजनाएं, सभी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए GIS आधारित विकास योजनाएं। TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, TOD और TDR ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, TDR का कार्यान्वयन करेंगे, TOD और TDR का। फिर सभी 5 शहरों में TOD योजनाएं और TDR का कार्यान्वयन करेंगे। फिर आता हमारा जल। अच्छा, इसके बाद क्या क्या बचा हमारा? हमने अपने 3 पॉइंट कवर किए हैं। हमने जो ये सब अभी पढ़ा इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमने अपने भौतिक अधोसंरचना के शुरू के जो 3 पॉइंट है, कौन कौन से? सड़क अधोसंरचना, यात्रा एवं पर्यटन और नगरीय विकास एवं आवास, हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद बचता है जल, ऊर्जा और परिवहन एवं लॉजिस्टिक, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है? जल, ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक। तो ये सब जो है हम हमारे यहाँ से है ना, जल, फिर ऊर्जा है ना, उसके बाद में परिवहन और लॉजिस्टिक, ये हम हमारा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।